वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आधुनिक भारत का इतिहास जो हम लोग कवर कर रहे हैं उसमें आज जो क्लास है वो आज़ाद हिंद फौज के लिए है। पिछली क्लास में हमने सुभाष चंद्र बोस को डिस्कस किया था। पहले की जो भी क्लासेस आपने नहीं देखी हैं चैनल पर अवेलेबल हैं। डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है और अभी आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी भी मैंने कंप्लीट कराई है और टॉपिक वाइज भी रिवीजन हुआ है, तो आप पिछली क्लासेस देखेंगे तो आपके काफ़ी टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। साथ में रात को 9 बजे मॉक टेस्ट आता है, खासकर आरओ को टारगेट करते हुए और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ये आपके सामने ही नंबर्स प्रोवाइड किए हैं, इन पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अपना कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे और कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है उन क्वेश्चंस की जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मिसलिनियस टॉपिक हो गए, करंट अफेयर है या फिर यूपी जीके से रिलेटेड कोई फैक्ट आपका रह जा रहा है तो ये सब टेस्ट सीरीज के साथ तो कंप्लीट ही होगा, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं। तो हिंदी या जीएस दोनों के लिए आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो ये कोर्स से रिलेटेड जानकारी थी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज़ाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन है वो 1942 में हुआ था। 28 से 30 मार्च 1942 ईस्वी को टोक्यो, जो जापान में रह रहे भारतीय हैं, रास बिहारी बोस ने आईएनए या फिर आज़ाद हिंद फौज के गठन पर विचार के लिए सम्मेलन बुलाया। इसमें कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जून 1942 ईस्वी में हुआ था, बैंकॉक में। आज़ाद हिंद फौज की जो पहली डिवीज़न है इसका औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके पहले सेनापति थे। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार अर्थात आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। डेट याद रखिएगा क्योंकि क्रोनोलॉजी में आ जाता है। तो फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप जो था वो ब्रिटिश मलय का अंग हुआ करता था। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 तक आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों आर.के. सहगल, शाहनवाज और गुरुबख्श हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया था। इसमें जो 3 अभियुक्त थे, इसमें प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज को फांसी की सजा और राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा असफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध जो गुरिल्ला युद्ध है इसकी अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। भूला भाई देसाई, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में चले दिल्ली के मुकदमे में पैरवी में ये शामिल थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें शामिल नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं तो आपको याद रखना ये इसमें नहीं थे। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया आए। उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष और आईएनए का नेता बनाया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में प्रसिद्ध नारा दिया, मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये मलाया में दिया गया था। ठीक है, एच.सी. चटर्जी वित्त विभाग भी ने मिला था। एम.ए. अय्यर जो प्रसारण विभाग था जिनके पास, लक्ष्मी स्वामीनाथन महिला विभाग आदि। ये जो अंतिम सरकार बनी थी तो ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की गई और धुरी शक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। रंगरूटों को प्रशिक्षित किया गया और आईएनए के लिए धन एकत्र किया गया। रानी झांसी रेजिमेंट नामक एक महिला रेजिमेंट का भी गठन किया था। जनवरी 1944 में आईएनए मुख्यालय को रंगून अर्थात बर्मा में स्थानांतरित कर दिया गया था और सेना के रंगरूटों को
चलो दिल्ली युद्ध के नारे के साथ वहां से मार्च करना था। 6 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जापानी सेना द्वारा आईएनए को दे दिया गया था और द्वीपों का नाम बदल कर क्या रखा गया, तो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया था। ठीक है। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करके उन्होंने कहा, भारत की स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई के लिए गांधी जी का आशीर्वाद चाहिए। शाहनवाज की कमान में एक आईएनए बटालियन को जापानी सेना के साथ इंडो बर्मा मोर्चे पर जाने और इम्फाल अभियान में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पार की और 18 मार्च 1944 को भारतीय धरती पर खड़ा हो गया। आईएनए इकाइयां बाद में कोहिमा और इम्फाल तक आगे बढ़ी। 14 अप्रैल को बहादुर समूह के कर्नल मलिक ने पहली बार मणिपुर के मोइरंग, जहां आईएनए मेमोरियल कॉम्प्लेक्स खड़ा है, इसमें जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के उत्साही नारों के लिए भारतीय मुख्य भूमि पर पहली बार आईएनए का ध्वज फहराया था। 3 महीने के लिए आईएनए ने मोइरंग में सैन्य प्रशासन कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन फिर मित्र देशों की सेना ने इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। आईएनए का हासिल भी जापानियों जैसा ही हुआ और सभी ब्रिगेडों ने 18 जुलाई 1944 को अपनी वापसी शुरू कर दी। इसके बाद स्थिर जापानी वापसी ने राष्ट्र को मुक्त करने के लिए आईएनए की किसी भी उम्मीद को खारिज कर दिया और 1945 के मध्य तक पीछे हटना जारी रहा। 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का आत्मसमर्पण हुआ और इसके साथ ही आईएनए ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। 18 अगस्त 1945 को कथित तौर पर ताइपे अर्थात ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था और हमने देखा कि ये कांग्रेस से जुड़े और ये भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे। और इन्होंने जब कांग्रेस के पद को त्याग दिया, अध्यक्ष पद से इन्होंने जब इस्तीफा दिया, जो कि त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बनते हैं। फिर ये क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। यहाँ से फिर ये भारत छोड़ करके जाते हैं और चाहते हैं कि भारत की स्वतंत्रता में उनका योगदान रहे, तो वो यहाँ ना रह करके बाहर रहकर भी स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं, इसको संगठित करते हैं और यहाँ पर आकर के बाहर से अपना सपोर्ट देना चाहते हैं। आखिर में आईएनए की सेना को वापस हटना पड़ता है, जो कि आप लोग अभी पढ़ रहे थे। किन कारणों से क्या होता है वो सारी घटनाएं मैंने डिस्कस कर ली हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें जो भी जानकारी आज़ाद हिंद फौज के बारे में होना चाहिए वो सारी दी गई हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पेड कोर्स के लिए सामने आपके नंबर दिए गए हैं, इन पे कांटेक्ट करके आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।